अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड। है मदीना शिरीन। नाज़रीन, फॉर्म 15 का जो स्कैंडल है बहुत इस वक्त डिबेटेबल बना हुआ है पाकिस्तानी मीडिया में भी, और तमाम चैनल्स जो हैं वो तकरीबन उसमें हमें सामने नज़र आ रहा है जो मौक़िफ़ डिफरेंट पार्टीज़ का है फॉर्म 15 के मिसिंग होने के हवाले से। जो गायब फॉर्म 15 तकरीबन ओवर कहा जा रहा है कि 20,000 के करीब फॉर्म 15 है जो कि मिसिंग नज़र आते हैं। और कौमी असम्बली के जो तमाम ये हल्के थे जिसमें ये तमाम चीज़ें अब सामने नज़र आ रही हैं। जुडिशल कमीशन है जिस पर जो तहकीकात भी कर रहे हैं इलेक्शन 2013 की रिगिंग के हवाले से। इस पर आज हम बात करेंगे कि वाई इज़ फॉर्म 15 सो इम्पोर्टेंट, और फॉर्म 14 और फॉर्म 14 का भी जिक्र करेंगे कि ये हैं क्या। और इसके साथ साथ ही उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी सिंध का बजट आज पेश किया गया है। कल हमने आपको बताया था कि पंजाब का बजट पेश किया गया था और आज सिंध का बजट पेश किया गया है। सिंध के बजट के हवाले से क्या तफसीलात हैं, क्या क्या उसके मेन हाईलाइट्स हैं, वो हमें बताएंगे हमारे ब्यूरो चीफ कराची ज़ुबैर याकूब मेमन साहब हमें ज्वाइन करें कराची से। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। जी वालेकुम सलाम मलीना, हाउ हैव यू बीन? थैंक यू सो मच ज़ुबैर साहब, आई बीन वेरी वेल। आप मुझे बताएं आज सिंध का बजट जो है वो चूँकि हम देख रहे थे कि बजट की जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसी के सुनने से पहले ही इतना ऑपोजिशन रिएक्ट करी थी उस चीज़ पर, और लिटरली उनको स्पीच कंटिन्यू भी मुराद अली शाह साहब को करने भी नहीं दिया जा रहा था। मुझे बताएं आप आज के बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं, और हम जो बात करते हैं कि जी बजट में वो चीज़ें अनाउंस हो जिससे अवाम का बराह रास्त ताल्लुक है। मोटी मोटी मुझे बातें बताइएगा कि अवाम को इस बजट से रिलीफ आगे हुए मिलता हुआ नजर आएगा। जी अलीना, देखिए ये जो रिवायत कायम हुई है बजट के वॉकआउट की, इसके बाद जो अपोजिशन का जो किरदार हमेशा ये रहा है कि बजट की तकरीर के दौरान वो नारेबाजी भी की जाती है उनकी तरफ से और इसके बाद फिर वो वॉकआउट कर जाते हैं। तहम ये जो कहना कि आवाम के लिए बजट है, अब तक तो ऐसी चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही। तहम ये कहा जा रहा है लाजमी कि 2-3 दिन के अंदर इसका रेप्लिकेशन आएगा जिसके बाद ये सूरत हाल वाज़े हो सकती है कि कहाँ कहाँ किस किस तरह इससे मुतासर हो सकते हैं। और कुछ मोटी बातें जैसे आपने कहा, हमारी टीम ने जिसमें आज AK मोहसिन और मंजर रिजवी उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी कंपाइलेशन में, और कड़ी धूप में उन्होंने जो है सारी रिपोर्टिंग की। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आज जो बजट पेश किया गया है वो 726 अरब 57 करोड़ का बजट था, और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 30 अरब 57 करोड़ इजाफी का बजट ये रखा गया है साल। अच्छा। और ये भी कहना है कि इसमें सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जा रहा है और सेल टैक्स में 1% कमी की जा रही है। दूसरी जानिब जी ये जो तालीमी बजट है इसमें 29% इजाफा किया गया है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में। तो हम इस वक्त तालीम के लिए 144 अरब करोड़ जो मुख्तस किए गए हैं। दूसरी जानिब यह भी आपको बता दें कि सेहत के बजट में 32% इजाफा किया गया है। अच्छा। जबकि इस पर जो है 54 करोड़ रुपए जो रखे गए हैं। दूसरी जानिब अमन ओमान के बजट में के लिए बजट में 4 अरब 40 करोड़ का इजाफा किया गया है, जबकि इस बार इसे 65 अरब और 33 करोड़ रुपए इसमें जो रखे गए हैं। दूसरी जानिब बल्दियाती इंतखाबात के लिए 2 अरब और सिंध पुलिस के लिए सिंध पुलिस में ये भी कहा गया है कि 10,000 नई भर्तियां की जाएंगी इस साल। अच्छा, और जुबैर साहब मुझे चीजें उसमें ये भी ठीक है, बट जुबैर साहब आपने ये इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट की है। मुझे बताएं रियल क्विक के पिछले साल के माली साल के बजट के हवाले से अगर हम कंपैरिजन करें, आपको ये बेहतर नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? जी अगर कंपैरिजन करें बीइंग अ कॉमर्स रिपोर्टर और जो इकोनॉमिकली हम ये चीजें देख रहे हैं उसके मुकाबले में कुछ बेहतर है ये बजट। और इसके बारे में जो चंद यहाँ जी इंक्रीज हवाले से कि जायदाद पर जो है 0.1% जो है वो स्टैंप ड्यूटी में कमी की गई है। हाँ। और इसके अलावा कई ऐसे जो है जैसे सेल टैक्स में जो है मैं आपको बता दे दूं कि सेल टैक्स में 1% कमी की गई है। तो 1% कमी से जो है वो आवाम पर बेहतर जो असरात मुरतब होंगे। जी ठीक है, थैंक यू सो मच जुबैर साहब फॉर गिविंग अस द डिटेल्स रिगार्डिंग दिस इन बजट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम कराची। नाज़रीन, हमारे ब्यूरो चीफ ज़ुबैर याकूब मेमन साहब हमें बता रहे थे सिंध का बजट पेश किया गया और इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की जिसमें
सेल्स टैक्स में कहा कि 1% की कमी की गई है, हेल्थ में 32% तक का इजाफा, लॉ एंड ऑर्डर 4 बिलियन रुपीज़ तक के अराउंड उसको जो है उसको मख्तस की गई है रकम, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह की भी बात करें तो 10% इंक्रीज़। डिस्कशन हमारा आज फॉर्म 14-15 के हवाले से रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म 15 के गायब होने की जो बातें, अब तमाम चीज़ें सामने आई हैं रिपोर्ट्स में, और अब जबकि जुडिशल कमीशन जो कि इंक्वायरी इस चीज़ पे कर रहा है, उसने भी कह दिया है, जुडिशल कमीशन में जस्टिस नासिर मुल्क जो सरबराह हैं जुडिशल कमीशन के, उन्होंने भी कह दिया तमाम सियासी जमातें जो है फॉर्म 15 के हवाले से अपने अपने दलाइल अब पेश करें। इस पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा नाज बलोच साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम नाज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज के साथ तशरीफ रखते हैं चटान साहब, अखुनज़ादा चटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ऑन टेलीफोन कॉल हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। ज़ुबैर साहब से भी हम उनका मौक़िफ़ लेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और ज़ुबैर साहब, हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे, एंड नाज टू गेट यू इन द डिस्कशन फर्स्ट, फॉर्म 15 के हवाले से बड़ी चीज़ें अभी सामने आ गई हैं। खान साहब ने भी तमाम चीज़ें अब साइड पे करके फॉर्म 15 को जो है वो अब नया इशू आ चुका है। मुझे बताएं, अभी इस वक्त जिस तरह परवेज़ रशीद साहब ने भी कहा कि भाई 35 पंक्चर की आप लोग बात करते थे, और खैबर पख्तूनख्वा के भी बल्दियाती इंतखाबात का अब एग्जाम्पल कोट करते हुए कि जी वहाँ पर तो पूरी की पूरी ट्यूब ही फाड़ दी गई, क्या कहेंगी आप अब ये जो नई डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान में पिछले 65 सालों में हमेशा हमने देखा कि जब इलेक्शंस हुए, डेमोक्रेसी के नाम पे नारे लगाने वालों ने जब इलेक्शंस किए, हुआ ये कि इलेक्शंस के बाद सियासी जमातों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया और रिगिंग की आवाज़ें उठती रहीं, लेकिन फिर इन द लार्जेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट, जो ये कहते हैं ना, इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, सो देयर इज़ नो टर्म डेमोक्रेसी जो अब तक पाकिस्तान में हुई है। अभी तक तो इन द लार्जेस्ट पर्सनल कैपेसिटी के जो इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, अपने बैरून मुल्क असासों को बचाने के लिए बड़े बिग टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होते गए। तो ये 2 पार्टी सिस्टम को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आके ब्रेक किया और पाकिस्तान में एक ऐसा ट्रेंड सेट किया, एक ऑप्शन दिया अवाम के लिए, ताकि अवाम अपनी मर्जी से बराह रास्त लोगों को सही मानों में चुन सके। वरना तो 2 पार्टी सिस्टम था, एक जाती थी, दूसरी आती थी, दूसरी आती थी, तीसरी फिर पहली वाली आ जाती थी, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, फिर एनआरओ, और ये एनआरओ और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने वालों ने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खुदा न खास्ता उसी का हिस्सा बन जाएगी और गलत चीज़ को गलत ना कहने का जो रिवाज है उसको कंटिन्यू करेगी। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि फॉर्म 15 का जो मसला है ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमेशा इलेक्शन में धांधली होती रही, लेकिन लोग चुप होते रहे। किसी को 1.5 वजारतें दे दी, किसी को चेयरमैन किसी कमेटी का बना दिया, किसी को कश्मीर कमेटी का बना दिया, किसी को इतने जो है 1.5 वजारतें दे दी और हुकूमत में शामिल कर दिया। असल में जो अवाम का जो मैंडेट है वो जो चोरी होता गया वो होता ही गया। फर्स्ट टाइम प्रोब हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है इलेक्शंस में धांधली के खिलाफ। तो मैं समझती हूँ बड़ी खुशाइन बात है, ये पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती की बात है, ये पाकिस्तान की अवाम के लिए एक बहुत ही अच्छा एक लम्हा है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और प्रोब हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें कहती हैं इलेक्शंस में धांधली हुई है। नॉट ओनली पीटीआई, आज जुडिशल कमीशन बनी है, सब जाके वहाँ पे खड़े हैं और सब कह रहे हैं। आप लोग का केस जो है वो इस फॉर्म 15 के गायब होने की जो बात है अब जो सामने आई है उससे वो स्ट्रांग हो रहा है आप लोगों का केस? डेफिनेटली। देखिए, फॉर्म 15 का होना एक इलेक्शंस के रिजल्ट के लिए इंतहाई जरूरी है। उसके बगैर तो इलेक्शन कलअदम और नामुकम्मल होते हैं। आप किस तरीके से ऐसे इलेक्शंस को तस्लीम करेंगे जिसके अंदर कोई वैलिड प्रूफ ही मौजूद नहीं है कि किसको कितने वोट मिले हैं। फॉर्म 15 एक बहुत मायना खीज इंपॉर्टेंट चीज है और उसी का मिसिंग होना और बैग्स का अनसील होना, ठीक है, ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। जुबैर साहब, जुबैर साहब, अब जबकि आफ्टर 2 इयर्स ऑफ डिनाइल हम देख रहे हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी फाइनली इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि 44%, ऑलमोस्ट 44% ऑफ योर फॉर्म 15 आर मिसिंग। क्या पोजीशन बन जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? और जस्ट अभी हमने देखा कि न्यूज में भी आया है कि अल्ताफ हुसैन साहब या पार्टीज की जो रहनुमा हैं और जो सरबराह हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो भी अब वजीर आजम से इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा तलब कर रहे हैं। अच्छा, मुझे अब आप जवाब देने दीजिए। आप बिल्कुल पहली बात तो यह है दो चीजें हैं। फॉर्म 15 का भी मैं बता दूंगा, नाज बलोच को फॉर्म 15 का शायद पता नहीं कि वो कंटेन क्या करता है। वो कहते हैं उसके बगैर रिजल्ट कैसे अनाउंस कर सकते हैं।
دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو کنٹینر میں خان صاحب الزامات لگاتے تھے, اور ناز بلوچ کو بھی یاد ہوگا, میں یاد دہانی کے لیے بتا دوں. ایک کہتے تھے 35 پنکچر لگائے ہیں نجم سیٹھی نے, دوسرے وہ کہتے تھے کہ آروز نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے, تیسرے وہ کہتے تھے کہ جسٹس رمدے اور جسٹس افتخار چودھری اس کانسپریسی کا حصہ تھے. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے تھے کہ نادرا بھی اس میں شامل تھا, کیونکہ نادرا نے جو سیاہی استعمال کرنے کا کہا تھا الیکشن کمیشن نے نہیں کہا. ساتویں چیز وہ یہ کہتے تھے کہ اردو بازار سے بیلٹ پیپر چھپائے ہیں, یہی کہتے تھے نا. اس میں کوئی غلط بات, ایک بھی میں نے غلط بات نہیں کی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ تناظر میں دیکھ لیں, ابھی لاسٹ ویک آروز 7 آروز وہاں آئے تھے جو پی ایم ایل کیو نے بلائے تھے, انہوں نے نہیں بلائے تھے کیونکہ ان کی ہمت نہیں ہے بلانے کی. آروز وہاں آئے, حفیظ پیرزادہ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کورٹ روم میں موجود ہیں. اب آروز آپ 2 سال سے بولتے رہے نا کہ آروز نے کیا, آپ بھائی اٹھ کے سوال تو پوچھیں آروز سے کہ بھائی آپ نے کیسے دھاندلی کی تھی. نو کوشچن, ناٹ اے سنگل کوشچن. دوسری بات 35 پنکچر, ناٹ اے کوشچن آن دیٹ. تیسری بات 1,26,000 ڈاکومنٹس دیے انہوں نے کورٹ میں, ایک لفظ نہیں ہے جس میں جسٹس رمتی یا جسٹس افتخار چودھری کا نام ہے. چھٹی بات, نادرا کے چیئرمین آتے ہیں, اور بائی دا وے نادرا کے چیئرمین, اور یہ ویریفائی کروا سکتی ناز بلوچ اپنی لیڈرشپ سے کہ نادرا کے موجودہ چیئرمین ان کی مرضی سے لگے ہیں, ان کی مرضی سے لگے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کوئی بھی سیاہی استعمال کرتے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. پاکستان میں ایسا انتظام ہے ہی نہیں کہ 60 سے 70% انگوٹھوں کی ویریفیکیشن ہو جائے. ٹھیک, یہی الزام لگاتے تھے. ابھی ہم یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے الزامات لگائے تھے تو آپ اس کو جوڈیشل کمیشن میں کیوں نہیں پیش کرتے, کیوں نہیں بات بھی نہیں کرتے, بات تو کریں نا بھائی. اسے آرو سے پوچھتے تو صحیح نا آپ نے کیا دھاندلی کی ہے. آپ یہ تو کہتے ہیں نا 35 پنکچر, نجم سیٹھی صاحب آپ موجود ہیں, بتائیں نا 35 پنکچر آپ کے, ہم نے ٹیپ سنی تھی. اب عمران خان نے ایک داخل کیا جو نجم سیٹھی صاحب نے سپریم کورٹ میں ان کے خلاف کیس کیا تھا. انہوں نے کہا میں نے یہ میرا اوپینین تھا. بھائی اوپینین, آپ مسلمان بنتے, اسلام میں ناز بلوچ بھی بیٹھی ہیں, حدیث جا کے پوچھ لیں کہ یہ کہا گیا کہ جب تک آپ کو فیکٹس نہ ہوں آپ آگے نہ بات کریں. اور یہاں یہ ڈھنڈورا پیٹ کے مر گئے, جب وقت آیا تو وہاں چپ بیٹھے. اب فارم 15 کا میں بتا دوں, no, Adina, you have to listen. No, you have to listen. Not for the sake of the program, you have to listen to this Form 15 thing. Form 15 missing ہے. پہلی بات یہ خیبر پختونخوا میں ابھی الیکشن ہوئے تو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا قصور ہے. تو بھائی جو الیکشن کمیشن کا قصور 2013 میں تھا تو وہ ہمارے سر کیوں ڈالا جاتا ہے. اور فارم 15 سب سے زیادہ مسنگ ان کانسٹیٹوئنسیز میں ہے 44% جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے. تو پہلے تو اور ہمارے 28% صرف مسنگ ہے. تو سب سے زیادہ تو دھاندلی اس کا مطلب پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے. جن حلقوں میں پی ٹی آئی کے امیدوار کو کامیابی حاصل ہو رہی تھی, سب سے زیادہ ویریفائی کر لیں. جی ٹھیک ہے, کیا شادی میں آیا ہوں؟ بالکل نہیں. اچھا نہیں, میں شادی میں آیا ہوں, میں خان گل کی شادی میں آیا ہوں. آپ ان کو جواب دے دیں, وہ آپ کو جواب دے دیں, میں سن لوں. میں ابھی آپ کی طرف بھی آ رہی ہوں. آروز کی ایڈمنسٹریٹو ایشوز اور یہ تمام چیزیں جو آ رہی ہیں, میں زرداری صاحب کی, آپ کی پارٹی کے, چلیے میں آخوندزادہ صاحب سے یہ والی بات کا جواب لوں. زرداری صاحب نے گزارش کری تھی کہ انہوں نے جو الزامات لگائے I will come to that. I just want to take آخوندزادہ صاحب on board with this کہ جی آروز کا الیکشن ہے. زرداری صاحب تو کہتے تھے نا, حد تک کہ زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ انتخابات میں ریٹرننگ افسران نے اہم کردار ادا کیا. اگر مجھے موجودہ الیکشن کے ریٹرننگ افسران مل جائیں تو دوبارہ صدارتی الیکشن تو جیت سکتا ہوں. اعتزاز احسن صاحب وہاں بیٹھے تھے, اعتزاز احسن بھی بیٹھے تھے. زبیر صاحب I would like to نہیں, میں چاہوں گی چٹان صاحب جواب دے سکیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, ہم نے شروع ہی دن سے کہا تھا پی ٹی آئی کو تو 2 سال بعد خیال آ گیا. نہیں, آپ باہر سڑکوں پہ نہیں نکلے, پیپلز پارٹی نے کوئی احتجاج نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے تسلیم کیا ان الیکشنز کو یہ کہہ کے کہ جی جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دینا. اگر آپ نے مجھے نہیں بولنے دینا ہے تو میں بیٹھ جاؤں گا. نہیں, آپ بالکل نہیں, تو آپ نے سوال کیا, میرا جواب سن لیں. اگر آپ کے سوال کا جواب نہیں ملتا ہے تو آپ پھر سوال پہ سوال کریں. اگر آپ نے پیپلز پارٹی کو نہیں سننا ہے میں بیٹھ جاؤں گا. آپ سنی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کو نہیں سن لیں تو پھر آرام سے آپ سن لیں. ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے, لیکن ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ ماضی میں ہمارے اختلافات کی وجہ سے جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے اور ہمیشہ سے ہمارا جمہوریت کو خطرہ ہوا ہے. ہم تو پی ٹی آئی والوں کو بھی کہہ رہے تھے کہ آ جائے, لوگ کہہ رہے تھے اس کے استعفائی منظور کرے, اتنے دن آئے نہیں ہے. ہم تو اس کی بھی مخالفت کر رہے تھے کہ اس کے استعفائی نہیں لینا چاہیے, اس سے جمہوری ادارے کمزور ہو جائیں گے.
اور ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اس کی تحقیقات ہو جائے. اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ منظم طور پہ دھاندلی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ حکومت کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا ہے, پھر ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے, پھر ہم احتجاج بھی کریں گے, لیکن پہلے ثابت کرنا پڑے گا. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جن باتوں کے اوپر سڑکوں پہ آئی تھی اور جن چیزوں پہ یہ احتجاج کر رہی تھی, اس میں نے کبھی 14 اور 15 کا نام نہیں سنا تھا. وہ تو یہ تھے کہ 35 پنچر لگ گئی, وہ تو اور باتیں کر رہے تھے کہ یہ والی بھی اس میں شامل ہے, جیو والی بھی اس میں شامل ہے, سب کی طرف اشارے کر رہے تھے. چیف جسٹس کے پہ بھی الزامات لگا رہے تھے کہ یہ بھی شامل ہے. اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب کمیشن بنا تو کمیشن کے سامنے وہی ایک ثبوت ابھی تک پی ٹی آئی نے پیش نہیں کیا ہے. جس چیز کی یہ لوگ الزامات لگا رہے تھے, یہ فارم 14 اور 15, یہ تو اعتزاز حسن نے پوائنٹ اٹھایا ہے, یہ تو ہماری وکیل نے اٹھایا. ایک سوال میں اب آپ سے کروں, پیپلز پارٹی نے کیا ایویڈنس پرووائڈ کیا اب تک جوڈیشل کمیشن کے آگے؟ ہم نے جو کیا ہے, ہمارے اعتزاز حسن صاحب میں اس میں یہ بھی شامل ہے آج کل جس پہ آپ پروگرام کر رہی ہیں, یہ 14 اور 15 یہ بار بار ہر لیڈر کوٹ کرتا ہے, یہ اعتزاز حسن صاحب نے یہ ساری چیزیں سامنے لائے. اور انشاءاللہ تعالی جب ہمارے اعتزاز حسن صاحب بات کریں گے آپ ساری سن لیں گے, میڈیا کو بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کیا ایویڈنس ہے. لیکن میں معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کے ایویڈنسز پہ کیوں رلائی کر رہی ہے؟ میں ایک معذرت کے ساتھ کہ پی کے الیکشن کے بعد میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا ہوں جو ہمارے ایک منسٹر صاحب نے اسمبلی میں کہے تھے. اس کے بعد وہ بات پی ٹی آئی پہ مکمل طور پہ پوری اترتی ہیں کہ اس کے بعد جو کہ پی کے کا بلدیاتی الیکشن ہوا, وہاں پہ پولیس نے جس طرح کے ٹھپے لگائے, اور یہ لوگ ہر وقت کرپشن کی بات کرتے ہیں. تو کرپشن کے جو سب سے زیادہ الزامات تھے وہ کے پی کے گورنمنٹ پہ تھے. چلیں اب ناز کی طرف آ جاتے ہیں. اب یہ لوگ جا کے ہمارے ان لوگوں کو پکڑ لیا, انہوں نے پکڑنا تھا تو کس نے پکڑنا, کس کو پکڑ لیا؟ ایک پرویز خٹک کے حلقے میں جو اس کو ٹف ٹائم دیتے ہیں کہ ہمارے لیاقت شباب کو, اور دوسرا میاں افتخار کو پکڑے نا. وہ چور, وہ کرپٹ لوگ کہاں چلے گئے؟ آپ لوگوں کا حکومت ہے, ابھی تک میں نے کسی سیکٹری کو دیکھا. اور تو چھوڑ دے, عمران نیازی صاحب نے اپنے منسٹروں پہ الزامات لگائے. یہ شوکت یوسفزئی جو روز آپ لوگ چینل پہ بلاتے کہ یہ کرپٹ ہے, 2 منسٹری سے اس وجہ سے لی کہ یہ کرپٹ ہے, جیل کو بیچ دینا. میں نے تو ابھی تک ایک کرپٹ نہیں دیکھا. اور بات کرتے یہ کرپشن, یہ بڑے بڑے باتیں کرتے, آئیڈیل باتیں کرتے. اور جو الزامات آ رہے ہیں کہ بھائی خان صاحب جو ہیں وہ عدالت میں مقدمہ لڑنے کے بجائے میڈیا پر لڑ رہے ہوتے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, فرسٹ آف آل تو مجھے خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ جب کرٹیسزم آ رہی ہوتی ہے. پی ایم ایل این, پاکستان پیپلز پارٹی, اے این پی, جے یو آئی ایف, یہ سارے ہم خیال وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں آپ سے گزارش ہے. میں بات کروں تو سنیں, آپ لوگوں نے پشاور میں کیا کیا؟ میں نے آپ کا منسٹر جو شراب کے نشے میں گیا, خواتین کے اس پہ آپ کی اس پہ آپ نے سب نے جو رپورٹ دیا, اس پہ آپ نے کیا عمل کیا مجھے بتائیے. میں ان سے تو بات کرنے نہیں آئی ہوں, میں پروگرام میں ان سے بات کرنے نہیں آئی ہوں. آپ سوال پوچھیں گی, میں آپ کو جواب دوں گی, بیچ میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے؟ اچھا, صبر تحمل سے میں نے سب کی باتیں سنی ہیں. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, آپ نے بہت پی ٹی آئی کے گلے میں ہار ڈالے, آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پھول نچھاور کر رہے تھے اور میں نے آپ کو برا کہہ دیا, آپ کو برا لگ گیا. حوصلے سے سنیں جی. عمران خان صاحب دیکھیں, بات سنیں. ہم دھرنا دیتے ہیں الیکشنز میں دھاندلی کے خلاف. 2008 میں الیکشنز میں دھاندلی ہوئی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کو بہت بڑا ووٹ بینک ملا تھا, جو کہ سمپتی کا ووٹ لوگوں نے دیا. اس بات کو میں ایز اے پولیٹیکل پرسن ایڈمٹ کرتی ہوں, ان کو ووٹ پڑا. لیکن اس الیکشنز میں بھی دھاندلی ہوئی, بہت بھاری پیمانے پہ دھاندلی ہوئی. خود سندھ کے اندر جائیں, حکومت بنا کے بیٹھے ہیں, وہاں پہ دھاندلی کی بات کریں. ناز بلوچ کے پی کے میں ریسنٹ سب سے پہلے تو کے پی کے الیکشن کی بات کریں. آپ کی اپنی کولیشن پارٹنر نے آگے دھاندلی کا بادشاہ کا ہے جو بات اسلامی نے, ساری دنیا نے کے پی کے میں دیکھا کچھ شرم ہوتی ہے کہ جو کے پی کے میں آپ نے دھاندلی کی ہے وہ شرم کریں. I'm not talking about you, آپ ذرا خاموشی سے بات سنیں, میں نے آپ کی بات سنی. یہ جو اسٹیٹس کو کی جو باتیں ہیں یہ ساری ایک ہو جاتی ہیں. بلدیاتی الیکشنز
बल्दियाती इलेक्शंस पूछती हूं मैं इनसे। धांधली कि पूरे पाकिस्तान ने जुबैर देखा साहब, आपका नाम नाज बलोच नहीं है, नाज बलोच मैं हूँ। मुझसे हुआ जवाब मैं दूंगी जब जुबैर साहब से हो आप दीजिएगा। लेकिन मुझे ये बताइए, इलेक्शंस में धांधली हुई, 2008 में धांधली हुई, 2013 जैसे तैसे जो भी धांधली हुई, समझ में ये नहीं आता कि पीएमएल। आई थिंक जुबैर साहब यू आर अ लर्नेड पर्सन, बराए मेहरबानी जरा ऐसा बिहेव भी करें कि लगे कि आप लर्नेड पर्सन हैं। अच्छा, तो वो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, आप इंटरप्ट ना करें यहाँ पे जी, एक टाइम को खराब कर रहे हैं बैठ कर। याद नहीं जुबैर साहब, मुझे बताइए जुबैर साहब केपीके इलेक्शंस में आ रही है, बल्दियाती इलेक्शंस हमने कराए था दमखम किसी सियासी जमात में, आपने नहीं कराई, सुप्रीम कोर्ट ने कराई, सुप्रीम कोर्ट ने कराई, गलत बात नहीं करे ना, आपने किधर कराई, आपने करना था तो 2 साल में कर लेते। जहाँ पे खातून का ये एहतराम हो कि खातून बात करें तो एक मर्द तो खातून गलत बात नहीं करे ना, उनकी बात सुन फिर आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी, खामोशी से अच्छा, भाई मैंने सिर्फ इतना कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किया था, आप लोगों ने नहीं किया, जिसका क्रेडिट आप लोगों को नहीं जाता है। बल्दियाती इलेक्शंस पीटीआई ने कराए, हमारे अपने मिनिस्टर के हाथों पे हथकड़ी लगी था, कभी ट्रेन हुआ राणा सनाउल्ला के हाथ में लगी हथकड़ी मॉडल टाउन के 14 लोगों के कत्ल में, उसके बाद रीअपॉइंट राणा सनाउल्ला को किया जाता है। सिंध में जाके आप हालात सिंध के उठा के देख लें, थर पार्कर में लोग भूख प्यास से मरे। ये बताएंगे जमहूरियत क्या होती है, ये बताएंगे डेमोक्रेसी क्या होती है। चट्टान साहब, जो केपीके के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली साबित हुई और जो अगर साबित नहीं, जिस तरह के इल्जाम आ रहे थे, आपने कहा भाई सूबाई हुकूमत मुस्तफी हो जाए, आपने मॉडल टाउन में वो बात सही की है, मॉडल टाउन में जमातों ने मिलकर पीटीआई के खिलाफ इन्होंने केपीके में जो अपना प्रोटेस्ट किया, इन्होंने जो अपना प्रोटेस्ट किया वो मुझसे बात कर रही है। जो प्रोटेस्ट इन्होंने किया उसके अंदर इनको मुंह की खानी पड़ी, जो प्रोटेस्ट में इनको फेलियर हुआ, इन्होंने इनको नाकामी अवाम ने कहा कि जाएं अपना रास्ता नापे, हमें अपना कारोबार हमें बंद नहीं करना आपकी खातिर। हम मुजरे करते लोग आ जाते, खुदा का वास्ते एहतिजाज किया, मुजरा नहीं किया। अच्छा नहीं, खुदादा साहब प्लीज, नाज मैं आपसे पूछती हूँ, देखिए जो चीज दो खवातीन बैठी हैं और आप जुबान सुने कि किस किस्म की लैंग्वेज। नाज मुझे एक बात बताएं, एक बेसिक सी चीज, जो इमरान खान साहब ने जो एलिगेशंस जो लगी इस रिग्ड इलेक्शंस के हवाले से कि 2013 के इलेक्शंस रिग्ड थे, तमाम जो एलिगेशंस फ्रॉम 35 पंक्चेस, मतलब वो तमाम जो चीजें साबित नहीं हो पाई, आपने ठोस एविडेंस। मुझे ये बताइए 122 साद रफीक का हल्का, साद रफीक के हल्का खुलता है, उसमें माल प्रैक्टिस आती है, उसमें साबित होता है कि आरओज इन्वॉल्व थे, आरओज ने पोलिंग का अमला तब्दील किया, एक मुआयना मुद्दत के बाद जाके लॉ को कानून को तोड़ते हुए उन्होंने ब्रेक किया, उसके बाद सारे बैग्स जो है वो अनसील थे। ये तो ट्राइब्यूनल ने फैसला दिया, ये पीटीआई ने तो फैसला नहीं दिया, तो एडमिट करें ना। वही साद रफीक चहक चहक के कहते थे कि अगर मेरे पर धांधली साबित हो गई मैं सियासत छोड़ दूंगा, और अब कहते हैं कि जी फैसला गलत है, इनके खिलाफ जो फैसला हो वो फैसला गलत होता है। ये स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं आने वाले वक्त में वो रिफॉर्म्स हो कि साफ शफाफ इलेक्शंस हो। ये ना हो कि आप अरबों रुपए किकबैक और कमीशन के थ्रू कमा के अगले इलेक्शंस पे लगा के वो इलेक्शन जीते और आप ही आते रहे और मुल्क का दिवालिया बना दें। ये अब नहीं होने देंगे हम, क्योंकि पाकिस्तान की जो पढ़ा लिखा नौजवान है, हम जैसे लोग जो सियासत में आए हैं वो इसलिए नहीं आए कि हम करप्शन का हिस्सा बने, हम इस करप्शन को साफ करने के लिए अपना किरदार अदा करें। नाज अगेन 35 पंक्चेस की बात, खान साहब का क्या इल्जाम था, ये ओपिनियन था जिस तरह वो कह रहे हैं? There are multiple things. It has to be proven. See, there are multiple things. बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत आसान है डॉक्टर आरिफ अलवी की वॉइस रिकॉर्ड कर देना, बहुत आसान है खान साहब की आवाज रिकॉर्ड कर देना, बहुत आसान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की कॉल टैप कर देना। इनकी जो कॉल रिकॉर्ड्स होती हैं ये भी सारी बातें मौजूद हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारे केपीके में इनकी लाठी था तो बेंस इनकी हो गई। हमने तो आपको पुलिस आजाद करके दी है, हमारी पुलिस आजाद कर रेवेन्यू से क्या आजाद करके दिया है। आप लोग की तरह खातेदार और टप्पेदार छोड़ो यार, छोड़ो, खुदा का खौफ करो, कुछ तो खुदा का। पास तो केपीके में लोग नहीं है, इत्तेहादियों को मिला के कुछ तो ख्वाजा सब की बात पे कुछ तो अमल करो। उन्होंने बिल्कुल हकीकत, वो अल्फाज में नहीं दोहरा रहा हूँ, फिर चीखेंगे कि मैं औरत तो आप इस तरह कह रहे हैं, लेकिन ख्वाजा साहब ने आप लोगों के लिए 100% हकीकत कहा है, 100% उन्होंने हकीकत कहा है। हमें जाने का कहा जा रहा है, 100% हकीकत था ख्वाजा साहब। आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक, यू वाचिंग द अदर साइड, और हम डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। अब बात हो रही है फॉर्म 15 के ही हवाले से। पीटीआई पे
ऑब्वियसली पीटीआई ने क्योंकि बड़ी एलिगेशंस लगाई थी इस इंतखाबात को लेके 2013 के। वाई इज फॉर्म 15 इंपॉर्टेंट? मैं ये ब्रीफली बताती चलूँ नाजरीन के लिए कि जो डेटा तमाम हिसाब होता है इस चीज़ में, इस फॉर्म 15 में, इट कंटेन्स ऑल द डेटा फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ बैलेट पेपर्स, जिसमें हम देखते हैं टेंडर, चैलेंज, स्पॉइल्ड, कैंसर जो पेपर्स होते हैं अंडर आइटम नंबर 2, 3, 4, 5 और अनइशूड जो बैलेट पेपर्स होते हैं, सीरियल नंबर्स तमाम मेंशन्ड होके वो फॉर्म 15 होता है, जो कि ऑब्वियसली अगर ये मिसिंग है तो दैट्स अ वेरी सीरियस इशू। जुबैर साहब, फॉर्म 15 मिसिंग की अब ये जो बात आ रही है, दैट इज अ वेरी सीरियस इशू। इसको किस तरह से, अब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे, जो भी तमाम ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट्स वगैरह आ रहे थे, ये तो ऑब्वियसली ये तमाम चीजें निशानदेही करती है कि भाई इलेक्शन सही तरह से नहीं हुए। लीना, एक तो मेरा ख्याल है हम सबको थोड़ी सी रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस की और जुडिशियल प्रोसेस की। हम सिर्फ जवाब देते हैं। खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दी हैड टू कम बैक। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का लॉयर है और उन्होंने अभी जवाब ही नहीं दिया। अभी फॉर्म 15 पर डिस्कशन जुडिशियल कमीशन में हो ही नहीं है। दिस इज एन इशू बिटवीन द जुडिशियल कमीशन एंड द इलेक्शन कमीशन, एंड लेट्स वेट के इलेक्शन कमीशन इस पर क्या रिस्पॉन्स करता है, कि उनका मौकिफ क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जो मैंने फैक्ट्स बताए थे आपको, जो अभी मिसिंग है, उसमें 44% जो पीटीआई के कैंडिडेट्स जहां जीते हैं उसमें 44% हलकों में उनके मिसिंग है, हमारे कम है। सो हमारे से जो आप सवाल पूछ रही है ना, वो नाज बलोच से पूछे। बट जुबैर साहब, वोंट यू कंसीडर इट अ सीरियस इशू? फॉर्म 15 और 20,000 हल्के, 20,000 से ज्यादा अलीना शिगरी, यू आर नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल I'm एक्सपर्ट। लेट द asking you, इलेक्शन sir, कमीशन आंसर दैट ना। आप लोग अपने दलाइल पेश करेंगे ना जुडिशियल? हाँ, करेंगे ना। मैं तो सिर्फ आपसे सवाल कर रही हूँ कि ये कंसर्निंग बात नहीं कि हमारी अभी तक तो ये भी नहीं डिटरमिन हुआ। आपको किसने, कोर्ट ने बताया? ये स्टैटिस्टिक कोर्ट ने कहा है कि जी क्या फैसला हुआ है। तो पहली बात तो ये के हवाले से जो तमाम रिपोर्ट्स आई हैं, अब आप लोग ऑब्वियसली रिपोर्ट्स आई है ना, तो इलेक्शन कमीशन जिसमें सर मतलब नवाज शरीफ साहब का, हम नहीं कह रहे पीटीआई, तमाम पीपल्स पार्टी, सबके नाम आ जाते हैं कि जी जिनके हल्के थे और जो पोलिंग स्टेशन मुझे बोलने दे अलीना, वरना जी अलीना, मैंने अपना फॉर्म 15 पर मौक़िफ़ बता दिया। इसके अलावा मैं बात नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा हल्के जिसमें मिसिंग है वो पीटीआई के। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के लॉयर, लेट हिम स्पीक एंड लेट्स लिसन टू हिम कि वो उनका मौक़िफ़ क्या है, कि उनके पास कोई डाटा है कि नहीं है। सलमान राजा साहब जो है, मेरी उनसे पर्सनली बात हुई है, दे हैव देयर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा ख्याल है वी आर जंपिंग टू कंक्लूजन कि इतने मिसिंग है एंड सो ऑन। तीसरी बात मैं ये कह दूं कि अभी हम जो बात कर रहे हैं 2013 के इलेक्शन में, अलीना आप भी 2013 में मीडिया से मुंसलिक थी और आपने भी उसको कवर किया था, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था। मेरा ख्याल है आधी स्क्रीन पर आप 2013 का पूरे दिन की तमाम मीडिया की कवरेज दिखाते हैं और आधी स्क्रीन पर 2015 के केपीके में इलेक्शन की कवरेज दिखा दें उसी मीडिया की या दूसरे दिन की अखबारात में। अपने ईमान से बताएं कि 2013 का जब इलेक्शन था और पूरा दिन आप कवर कर रही थी या उसके दूसरे दिन, क्या नैरेटिव धांधली था? और केपीके में जो पहले दिन से सुबह से जो नैरेटिव था वो क्या था? प्लीज हैव अ हार्ट। अगर केपीके की हुकूमत रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जबकि केपीके में पीटीआई की हुकूमत इस वक्त मौजूद है, हम हुकूमत में मौजूद नहीं थे 2013 में। सो ये तमाम मुर्दे इल्जाम इलेक्शन कमीशन को लगाते हैं 2015 केपीके इलेक्शन का, और हमें इल्जाम लगाते हैं। अगर ये हमें इल्जाम नहीं लगाते थे तो सर फाड़ना था इलेक्शन कमीशन का जाके। 2015 में 14 में जब धरना दिया था, रेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से किस बात का मांग रहे थे? भाई वो तो थे ही नहीं, हम तो थे ही नहीं। हमारे ऊपर एक इल्जामात, इनसे पूछ लें, इनके लॉयर ने एक इल्जाम भी लगाया। मैं प्रूफ की तो बात की बात है, इन्होंने ये कहा है कि एक वोट जाली देते हुए पीएमएलएन के कैंडिडेट्स इन्वॉल्व थे पूरे इलेक्शन कमीशन में। एंड बाय द वे नाज बलोच का मैं बता दूं कि आई गो देयर एवरी सिंगल डे इलेक्शन कमीशन की, और इन्होंने मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया कि भाई 35 पंक्चर का क्यों नहीं जिक्र किया, आरओ से क्यों नहीं सवाल पूछा, जस्टिस रमदे के बारे में क्यों नहीं कहा, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बारे में क्यों नहीं कहा, जुबैर साहब के बारे में क्यों नहीं कहा? बताएं ना। अभी जुबैर साहब, जब उस तरह इतना शोर मचाते थे।
اچھا لیکن زبیر صاحب ایک سوال جو کرنا بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی جو گراف تھا، پاپولیرٹی گراف تھا، وہ بڑا ایویڈنٹ ہو گیا، بڑا ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آیا. ایویڈنٹ ہر جگہ ہوگا علینا، ابھی بائی الیکشن ہوئے ساری جگہ ایویڈنٹ ہے. جی پی میں الیکشن ہوئے، ہم یہ بات تسلیم کر رہے ہیں، یہ پورا عوام نے دیکھے، میڈیا کے تھرو دیکھا ہے پوری عوام نے. مجھے ایک چیز، اچھا علینا جب سعد رفیق صاحب کو اگر ڈی نوٹیفائی ٹریبیونل کا ورڈکٹ آتا ہے تو عوام کو ڈیسائیڈ کرنے کیوں نہیں دیا جاتا کہ آپ ری الیکشن کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو چیلنج کر دیں؟ نہیں اس کا میں بتا دیتا ہوں موقف. پہلی بات تو یہ ہے کہ ناز بلوچ ابھی بیٹھی ہیں، میں ابھی بھی ان کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کے پی کے میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی از دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی، اور کچھ بھی دوبارہ بھی الیکشن ہو جائے تو پی ٹی آئی ہی جیتے گی بائی ہیوج مارجن. وہ تو اچھا سن لیں میری بات. اور جو بھی فیصلہ چاہے وہ این اے 122 کے بارے میں یا این اے 125 کے بارے میں یا کسی، ہم بالکل سچے دل سے مانیں گے. جس طرح سے 39 فیصلے ان کے اگینسٹ نہیں مانا، اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں یہ جا سکتے تھے 39 فیصلوں کے خلاف، یہ صرف 2 میں گئے ہیں. تو اگر یہ کہتے ہیں نا کہ دھرنا اس لیے دیا تھا کہ ہم نے انصاف کے دروازے کھٹکھٹائے تھے تمام اور اس کے بعد مایوس ہو کے آئے تھے، یہ نہیں دروازے کھٹکھٹائے تھے. 39 الیکشن ٹریبیونل میں ان کی پٹیشنز ریجیکٹ ہوئی، اس کے بعد صرف دو گئے تھے سپریم کورٹ میں. تو بھائی سوال یہ ہے، پورا پاکستان یہ پوچھا جاتا ہے ہم جوڈیشل پروسیس کیوں نہیں فالو کرنا چاہتے؟ جو قانون ہمارے لیے بنا ہے، ہمیں بینیفٹ دیتا ہے، وہ اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ زبیر صاحب اب میں ناز کا بھی جواب چاہوں گی. ایک سیکنڈ جی چٹان صاحب آپ اس چیز پہ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ پوچھ لے. اچھا میں اس چیز سے لے کر آؤں گی، لیکن آپ اپنے شو میں پیپلز پارٹی کا کسی بندے کو نہیں بلائے. ہم آپ کا میرے آپ کے چینل پہ اور آپ کے شو میں بات کرنے کا ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن آئندہ کے لیے ہم اپنے میڈیا سیل سے بات کر لیں گے، میڈیا ایڈوائزر کمیٹی سے، کہ اس کے شعبے کسی کو بھجوانا نہیں، کیونکہ اگر آپ کو پیپلز پارٹی کو سننا ہی نہیں ہے، ایک بار مسلم لیگ کے پاس جاتی ہے دوبارہ آپ آ جاتی ہے، نہیں تو دوبارہ ہر چیز کا شو چلانے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے نا، ایک طریقہ تو ہوتا ہے. آپ ایک بار اس طرف جاتے ہیں، ایک بار اس طرف سے، چٹان صاحب آپ ایک 2 سیکنڈ صبر کریں. ابھی تو میں جا رہی ہوں ناز بلوچ کے ساتھ، ابھی 2 منٹ صبر کریں، میں زبیر صاحب کے پاس جا رہی ہوں. مجھے کیوں بلایا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کس چیز کے لیے مجھے بلایا؟ میں نے ان لوگوں کو سننے کے لیے، یہ تو میں گھر پہ بھی سن سکتا. مجھے کہتے میرا شو ہے، ناز بلوچ ہے، زبیر صاحب ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے مجھے سن لیں، میں سن لیتا. اگر میں آپ کے شو کے لیے درا سکتا تھا تو میں وہاں بھی سن سکتا. میرے اس بات کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے، جو آپ میرے پارٹی کے ساتھ جو برتاؤ کر رہی ہیں، یہ میرے لیے سر میں کیا برتاؤ کر رہی ہوں؟ یہ کیا برتاؤ ہے؟ ایک بار آپ آتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس، دوسری بار جاتے ہیں آپ مسلم لیگ کے پاس. ڈائریکٹ سوال تھا ناز، آپ لوگ نے تو ہٹ کیا ناز بلوچ. میں نے جو 100 سوال میرے اوپر اٹھائے گئے، کیا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا جواب دے دی؟ سر آپ مجھے بتائیں نا، پیپلز پارٹی جو مفاہمت کے لیے اتنا شور مچاتی تھی کہ جی مفاہمت کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی، جو عوامی ایک تاثر ہے وہ یہ ہے کہ جی مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ باری باری کھیلا جا رہا ہے، آپ نے روم دیا ان کو اور کہ جی اپنی اگلی باری وہ کمپلیٹ کریں. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی کیا پیپلز پارٹی اس وقت ریویمپ کرنے کے لیے سسٹم کوئی ٹھوس قدم اٹھائے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف مسلم لیگ کو ٹائم نہیں دیا ہے، ہم جمہوریت کو ٹائم دے رہے ہیں. اس کی جگہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو جس طرح کا برتاؤ ہم اپوزیشن میں مسلم لیگ کے ساتھ کر رہے ہیں، اس طرح کا برتاؤ ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوتا. اور کے پی کے میں بھی ان لوگوں کا حکومت ہے، یہ لوگ خود استعفے دے رہے تھے، ایک بار نہیں 100 بار. محترم عمران نیازی صاحب نے خود سے کہا ہے کہ میں وہاں کے اسمبلی کو توڑ رہا ہوں، میں وہاں کے لوگوں سے استعفے لے رہا ہوں. ہم نے ان کو بھی یہی کہا ہے کہ عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، آپ وہاں پہ اپنا 5 سالہ دور جو عوام نے آپ پہ اعتماد کیا ہے وہ کریں. آپ نے عوام سے جو وعدے کیے ہیں، آپ نے عوام کو جو منشور دیا ہے کہ ہم اتنے ڈیمز بنائیں گے، ہم ایجوکیشن میں اس طرح کی تبدیلی لے آئیں گے، ہم پولیس سسٹم کو اس طرح کے درست کریں گے، ہم 3 مہینے کے اندر بلدیاتی الیکشن کروائیں گے. ابھی جو یہ ناز بلوچ اس کا کریڈٹ لے رہی ہیں، ابھی الیکشن اگر پنجاب میں ہو رہا ہے یا سندھ میں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سب کو سپریم کورٹ نے ٹائم دیا ہے کہ اتنے ٹائم میں اس تاریخ کو آپ نے الیکشن کروانے، یا کے پی کے میں جو الیکشن ہوا ہے اس کا کریڈٹ نہ تحریک انصاف کو جاتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا. اگر انہوں نے کرنا تھا تو 3 مہینے کا ان لوگوں کا وعدہ تھا کہ 3 مہینے کے اندر ہم وہاں پہ الیکشن کروائیں گے. اور یہ جو ہر وقت تانے دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے منسٹر کو ہتھ کڑیاں لگائی، ہمارے منسٹر میں کاظمی صاحب
3 साल जेल में रहा, हमारा फेडरल मिनिस्टर था, और आखिर में इस सुप्रीम कोर्ट में जिसका हमसे प्यार था, इससे वो बरी हो के और बाइज्जत तरीके पे वो बरी हो गया। हमारा एक एमएनए जो इनके हल्के का है अभी भी जेल में है, इन पे लेकिन इन लोगों ने जो कुछ किया। अच्छा, बट इसके बाद खान साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई री इलेक्शंस के लिए हम इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भाई केपीके की बलदियाती इंतखाबात दोबारा अगर तो प्रूव पूरा होती नाम है, लो इमरान खान लो, क्योंकि खान साहब हम अस्पंजार खान को कहते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अगर प्रूव हो जाती है धांधली केपीके की बलदियाती इंतखाबात की तो भाई आप री इलेक्शन की देखिए तरफ जी, चले जाएं। जो 2013 का इलेक्शन था वो ना मीडिया, ना अदलिया ने, न मुस्लिम लीग ने, न इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने तस्लीम नहीं किया था कि धांधली हुई है, और अभी तक तस्लीम नहीं किया है। लेकिन जो केपीके की धांधली हुई थी वो इमरान नियाजी साहब ने तस्लीम किया है, वो इनके चीफ मिनिस्टर ने तस्लीम किया है। सिर्फ इतना दो मुझे भी थोड़ा सा टाइम नहीं, मैं चाहूंगी ना कि ये जवाब तो मैं बात खत्म करूं तो फिर आप इनसे बेशक जवाब ले ले। वहां पे जो धांधली हुई है वो इन लोगों ने तस्लीम किया है। अब अगर इन लोगों ने तस्लीम किया तो इसका क्या शूरत है कि इस हुकूमत की मौजूदगी में जो पुलिस इसके कंट्रोल में, जो सेक्रेटरी इसके कंट्रोल में, जो महकमे इसके कंट्रोल में है, हम और 30 शहादा का कुर्बानी दे के और फिर इस तरह के हालात, फिर ये हुकूमत से इस्तीफा दे दी। वैसे भी इमरान नियाजी साहब ने कई बार कैंटीनर पे कहा था कि अगर केपीके में 1000 लोग भी हमारे खिलाफ निकल जाए तो हम इस्तीफा दे देंगे। हमने पूरा केपीके को ब्लॉक किया था। 16 तारीख को फिर जलसा हो रहा है, फिर आप देख लेंगे। बगैर किसी म्यूजिक के, बगैर किसी कंसर्ट के हमने पूरा केपीके को आबडी रस्मिल खान से लेकर चतराल तक ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं था जिसको हमने ब्लॉक नहीं किया था। तो फिर उसको अखलाकन भी उन्होंने वादा किया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब उसको इस्तीफा देना चाहिए कि कोई निगरान गवर्नमेंट आए और वो आपको यही इस्तीफे का मुतालबा आपने मॉडल टाउन के इंसिडेंट के बाद नहीं किया पीपल्स पार्टी ने? क्या आप जी अगर यहाँ पर धांधली आप कहते हैं कि जी केपीके की बलदियाती इंतखाबात में हुई है तो मॉडल टाउन का एक सानिया, बहुत बड़ा सानिया था जिसके बाद नहीं बनता था पीपल्स पार्टी का? हमने वहाँ पे कहा था कि जो जिम्मेदारान है इसका तयन किया जाए। इस्तीफे का मुतालबा, हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा नहीं किया था? हम कभी भी किसी जमहूरी हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब इमरान नियाजी साहब ने खुद से कहा कि हम दोबारा इलेक्शन करवा रहे हैं, तो हमने कह दिया कि पहले अपना हुकूमत खत्म करे, क्योंकि आपकी पुलिस ने टप्पे लगाए हैं, आपने इलेक्शन कमीशन में जिन महकमों के लोग लगाए थे उन्होंने टप्पे लगाए हैं, आपके मिनिस्टरों ने जाके बच से उठाए, आपके मिनिस्टरों ने धमकियां दिए लोगों के। तो इस वजह से आप इस्तीफा दे के निगरान हुकूमत कोई गैर जानिबदार हुकूमत हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा इंतखाबात कराना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, पूरे मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराना क्या गुड्डा गुड्डी का वाकई खेल होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के में इतनी हिम्मत होनी चाहिए जो अपने आप को जमहूरियत के अलमबरदार बरदार कहते हैं, वो इन चीज़ों पे मानते हैं, बिलीव करते हैं। पीटीआई इज ऑलरेडी सेट। देखें एक बात, छोटी सी एक चीज़ जो मैं बार बार ऑब्जर्व कर रही थी यहाँ पे बैठे हुए, कि इनकी हर बात के बाद आता है इमरान नियाजी साहब, इमरान नियाजी पे एम्फेसिस। होल्ड ऑन, मैंने इनकी बातों पे कोई बात की है? नहीं की ना, तो आप भी चुप रहे और मेरी बात सुने। नियाजी खान होता है, खान नियाजी होता है, लेकिन भुट्टो ना जरदारी होता है, ना जरदारी भुट्टो होता है, ना भुट्टो। होल्ड ऑन, ना भुट्टो नहीं, भुट्टो आराम से बात करें, मेरी सुने ना। लेकिन आपकी जबरदस्ती है, लेकिन भुट्टो जरदारी नहीं होता और जरदारी कभी भुट्टो नहीं होता। जरदारी भुट्टो नहीं होता। मेरे लिए है, आपके लिए नहीं। मैं एक बलोच हूँ, मुझे पता है जरदारी बलोच होते हैं। मेरे लिए भुट्टो है, आपके लिए नहीं। बिल्कुल ऑफ टॉपिक, इमरान आपके लिए खान होगा, मेरे लिए खान। बिल्कुल ऑफ टॉपिक हो रहा है। एहतराम से ले, इमरान खान नियाजी हैं। मैंने मुहतरम इमरान नियाजी साहब। अच्छा एक सेकंड, होल्ड ऑन। केपीके का री इलेक्शन और ये जो अब मैंने आपको जवाब दे दिया। इनकी ये छोटी सोच होती है ना, तो छोटी सोचों से ऐसी बातें भी निकलती हैं। मैं वो क्लियर कर रही थी। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए इलेक्शंस की बात की जा रही है, केपीके के बलदियाती इलेक्शंस की। जुबैर खान साहब, मोहम्मद जुबैर हैं, कौन है वो, उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी बलदियाती इलेक्शंस हुए, केपीके में धांधली हुई और ये हुआ वो हुआ, कंपैरिजन कर लें। मुझे आप ये बताइए
How can you even compare local body elections with general elections, knowing that local body elections एक एक गली मोहल्ले के elections होते हैं, उसमें एक यूसी में से 7 लोग कैंडिडेट्स होते हैं, ये वहाँ की कम्युनिटी के इलेक्शंस होते हैं, इसीलिए आप लोग ये इलेक्शंस कराते नहीं है क्योंकि आपको पता है इसके अंदर अंदरूनी खाना आपस में लोगों की जो कबायली निज़ाम है, जो कल्चर है, उसके अंदर हर कबीले का कोई ना कोई बंदा निकलता है और वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा होता है, खानदानी मामलात हो जाते हैं, 10,000 ज़ाती क्लैशेस हो जाते हैं लोगों के अंदर और उसमें तसादम की सूरत हाल क्रिएट होती है. कंपेयरिंग इट विद जनरल इलेक्शंस, आई थिंक ये अनजस्टिफाइबल बात है. बट री इलेक्शंस के लिए आप लोग इलेक्शंस के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ completely ये the ball is in the court of the election commission. इलेक्शन कमीशन का काम है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नाकाम हुई है. देखें, हम पहले इलेक्शंस की जो बात कर रहे थे उसके अंदर क्या हम बात कर रहे हैं, बैलेट पेपर्स कैप्टन सफदर की कंस्टिट्यूएंसी में 44% एक्स्ट्रा बैलेट पेपर्स, साद रफीक की कंस्टिट्यूएंसी में 22% एक्स्ट्रा बैलेट पेपर्स. चले, ये जो अंधेर नगरी चौपट राज है और ये जो मुकमुका की सियासत है, मैं आपको दोबारा बता दूं, सारी सियासी जमातें एक तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ, एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस स्टेटस को बिकॉज वी आर अगेंस्ट एंड द करप्ट सिस्टम, और इसको इस सिस्टम को हम रूट आउट करेंगे, इसको निकालेंगे. थैंक यू, और इंशाअल्लाह ताला वी विल मेक आउट अ नया पाकिस्तान. थैंक यू सो मच नाज बलोच, थैंक यू सो मच इतान साहब फॉर जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो. जुबैर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल पर ज्वाइन किया. एंड नाउ टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, रिवैम्प करने की बात की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस सिस्टम को. लेट्स सी आगे आने वाले दिनों में किस तरह से जो फॉर्म 15 की रिपोर्ट के हवाले से जो दलाइल हैं, जो जुडिशल कमीशन ने भी जिस तरह से डायरेक्ट किया कि तमाम सियासी जमातें अपने दलाइल पेश करें, क्या चीज़ें सामने आती है. वी विल सी इन द डेज अहेड. प्रोग्राम की टीम और अलीना शकील को इजाज़त दीजिए.